आप लोग जीवन के जिस दौर में अभी हैं, सेल्फ मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन की ज़रूरत दो तरह की होती है। एक तो होती है सामान्य रूप से, जीवन भर मोटिवेशन चाहिए ही ना भाई। आपको जीवन भर लगता रहेगा कि बस ये हो जाए तो मेरी चिंताएं दूर हों, बस एक गाय आ जाए घर में तो चिंताएं दूर हों। ऐसा किसी किसी को लगता है ना। किसी किसी को ऐसा लगता है कि बस एक बार ये हो जाए, बस एक बार आईएएस बन जाओ ना, फिर चिंता खत्म हो जाएगी। तो आईएएस होता ही, आईएएस को क्या चिंता होती है? आईएएस होता है, उसे क्या चिंता होती है? पर सही बात यह है कि पहली बात तो जीवन के हर दौर में निराशा के क्षण आपके सामने आते ही रहेंगे। कितना भी जोर लगा लीजिए, जीवन में अंधेरा कई बार आएगा और गहरा अंधेरा आएगा। उन क्षणों में खुद को सहेज के रखना, संभाल के रखना, एनर्जी बनाए रखना, ये मजाक नहीं होता है। उस समय क्या चाहिए आपको? सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधिका स्टडी स्पेस में। आज हम लेकर आए हैं अगस्त 2024 के मंथली करंट अफेयर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो जल्दी ही आएगी। हम ऑफर कर रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंबाइंड पीडीएफ फ्री में। पीडीएफ के लिए वीडियो पर कमेंट करनी है और अगले वीडियो में हम आपको कंबाइंड पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राधिका स्टडी स्पेस, आपकी शिक्षा हमारा मिशन। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस अहम संविधान संशोधन के बारे में जो 1 अगस्त 2024 को पारित हुआ था। ये संशोधन इसलिए लाया गया ताकि राज्यों को ज्यादा आर्थिक और प्रशासनिक ताकत मिले। इससे राज्यों के पास अपने मुद्दों को खुद सुलझाने के लिए ज्यादा संसाधन और डिसीजन मेकिंग की पावर होगी। तो चलिए इस संशोधन की खास बातों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है आर्थिक फ्रीडम। अब राज्यों को केंद्र से मिलने वाली ग्रांट्स बढ़ा दी गई हैं। साथ ही बजट बनाने में भी राज्यों को ज्यादा छूट मिली है ताकि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च कर सकें। दूसरी स्पेशलियत है प्रशासनिक फ्रीडम। अब राज्यों को जमीनी स्तर पर फैसले लेने का हक बढ़ा दिया गया है। केंद्र के कानूनों को लागू करने में भी राज्यों की रोल को इम्पोर्टेंटियत दी गई है। तीसरी बात है रिसोर्सेज की। अब राज्य सरकारों को अपने विकास और सोशल वेलफेयर के कामों के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे, स्पेशल कर उन राज्यों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब बात करते हैं इस संशोधन के असर और फायदों की। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि राज्यों की पावर और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इस संशोधन से राज्य अपने लोकल मुद्दों को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इससे राज्यों को अपनी विकास योजनाओं को भी लोकल जरूरतों के हिसाब से ढालने में आसानी होगी। दूसरा बड़ा फायदा है हमारा फेडरल ढांचा मजबूत होगा। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का तालमेल और बढ़ेगा। राज्यों को ज्यादा आजादी मिलने से केंद्र राज्य संबंधों में भी बेहतरी आएगी और पॉलिटिक्स में बैलेंस बनेगा। तीसरा फायदा है रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल। अब राज्य सरकारें अपने रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। इससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की इम्पैक्टदारी बढ़ेगी। लोकल मुद्दों के लिए सही पैसे लगने से सोशल वेलफेयर और विकास की योजनाओं में भी सुधार होगा। अब चलिए कुछ ऐसे सवालों पर गौर करते हैं जो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। सवाल, 1 अगस्त 2024 के संविधान संशोधन का मकसद क्या था? जवाब, 1 अगस्त 2024 के संविधान संशोधन का मकसद था फेडरल ढांचे को मजबूत बनाना। इसके लिए राज्यों की आर्थिक और प्रशासनिक आजादी को बढ़ाया गया है ताकि उन्हें ज्यादा रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग की पावर मिल सके। सवाल, इस संशोधन से राज्यों को क्या क्या मिलेगा? जवाब, इस संशोधन से राज्यों को ये मिलेंगे: आर्थिक आजादी, ज्यादा ग्रांट्स और बजट में छूट, प्रशासनिक आजादी, लोकल मुद्दों पर फैसले लेने की ज्यादा पावर, रिसोर्सेज, विकास और सोशल वेलफेयर के लिए ज्यादा पैसे। सवाल, इस संविधान संशोधन का फेडरल ढांचे पर क्या असर होगा? जवाब, इस संशोधन का फेडरल ढांचे पर अच्छा असर होगा। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का तालमेल और बढ़ेगा। राज्यों को ज्यादा आजादी मिलने से केंद्र राज्य संबंधों में भी बेहतरी आएगी और पॉलिटिक्स में बैलेंस बनेगा। सवाल, इस संशोधन से राज्य सरकारों को क्या फायदा होगा? जवाब, राज्य सरकारों को ये फायदे होंगे: लोकल जरूरतों के हिसाब से बेहतर विकास योजनाएं बनाना, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल और सोशल वेलफेयर स्कीम्स में सुधार, आर्थिक और प्रशासनिक आजादी से ज्यादा इम्पैक्टदार फैसले लेना। दोस्तों, ये संविधान संशोधन हमारे फेडरल ढांचे को एक नई दिशा देगा और राज्यों को मजबूत बनाएगा। इससे राज्यों को अपने विकास और प्रशासन में ज्यादा आजादी और इम्पैक्टदारी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, गंगा हमारी पवित्र नदी है, लेकिन प्रदूषण ने इसे बहुत गंदा कर दिया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत
गंगा जी को साफ सुथरा बनाने के लिए बहुत काम चल रहा है। 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में एक जल पुनर्चक्रण सुविधा शुरू की। ये सुविधा गंगा जी के गंदे पानी को साफ करके वापस नदी में डालती है। इससे गंगा जी का पानी ज्यादा साफ रहेगा। तो चलिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 1. शुरुआती कदम। साल 2014 में सरकार ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका मकसद था गंगा जी को प्रदूषण से छुटकारा दिलाना और उसे फिर से स्वच्छ बनाना। 2. पहले प्रयास। 2014 के अक्टूबर में जल संसाधन मंत्रालय ने गंगा नदी के लिए एक योजना बनाई। इस योजना में गंगा जी को साफ करने, पानी को रिसाइकिल करने और गंदे पानी के प्रबंधन पर ध्यान दिया गया। 3. और भी काम। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और बड़ी योजना शुरू की। इस योजना के तहत शहरों और गांवों में गंदे पानी के प्रबंधन और साफ सफाई के लिए बहुत काम किया गया। अब बात करते हैं इस नई जल पुनर्चक्रण सुविधा की। कौन सी नई सुविधा 5 अगस्त 2024 को वाराणसी में खोली गई। इस सुविधा में नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है जो गंदे पानी को साफ करके नदी में वापस छोड़ता है। इससे गंगा जी का पानी और साफ हो जाएगा और प्रदूषण भी कम होगा। इस प्रोजेक्ट से सरकार और लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। 1. सरकार पर असर। इस प्रोजेक्ट से पता चलता है कि सरकार जलवायु और पर्यावरण के बारे में कितनी गंभीर है। इससे लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ता है कि सरकार गंगा जी को साफ करने के लिए काम कर रही है। 2. सिस्टम के फायदे। गंगा जी का पानी और साफ हो जाएगा। गंदे पानी को रिसाइकिल करने से नदी में प्रदूषण कम होगा। साफ पानी से लोगों की सेहत अच्छी रहेगी और पानी से होने वाली बीमारियां कम होंगी। गंगा जी के साफ होने से पर्यटन बढ़ेगा और इससे इलाके की तरक्की होगी। तो दोस्तों, गंगा जी को साफ करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ये नया कदम बहुत ही जरूरी है। इससे न सिर्फ गंगा जी साफ होगी बल्कि हमारे पर्यावरण और समाज को भी फायदा होगा। संभावित यूपीएससी प्रश्न और उत्तर। प्रश्न: नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है और इसका हालिया विस्तार कैसे मददगार होगा। उत्तर: नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी की स्वच्छता और पारिस्थितिकीय स्थिति को बहाल करना है। इसका हालिया विस्तार विशेषकर वाराणसी में नई जल पुनर्चक्रण सुविधा गंगा के जल की गुणवत्ता में सुधार करने और अपशिष्ट जल प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायक होगा। प्रश्न: नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब की गई थी और इसके प्रमुख लक्ष्यों में क्या शामिल है। उत्तर: नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत जून 2014 में की गई थी। इसके प्रमुख लक्ष्यों में गंगा नदी की सफाई, जल पुनर्चक्रण और अपशिष्ट जल प्रबंधन शामिल है ताकि नदी की पारिस्थितिकीय स्थिति को बहाल किया जा सके। प्रश्न: वाराणसी में उद्घाटित नई जल पुनर्चक्रण सुविधा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। उत्तर: वाराणसी में उद्घाटित नई जल पुनर्चक्रण सुविधा में आधुनिक जल पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। यह सुविधा अपशिष्ट जल को साफ करने और उसे गंगा नदी में पुनः प्रवाहित करने में सक्षम है, जिससे नदी की जल गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रश्न: नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जल पुनर्चक्रण संयंत्र से प्रणाली को क्या लाभ होंगे। उत्तर: जल पुनर्चक्रण संयंत्र से प्रणाली को निम्नलिखित लाभ होंगे: गंगा नदी की जल गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण स्तर में कमी, स्थानीय स्वास्थ्य में सुधार और जलजनित बीमारियों का जोखिम कम होना, पर्यटन को बढ़ावा मिलना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचना। प्रश्न: नमामि गंगे परियोजना का सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। उत्तर: नमामि गंगे परियोजना का सामाजिक प्रभाव स्वास्थ्य में सुधार, स्वच्छ जल की उपलब्धता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के रूप में देखा जा सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव में गंगा नदी की पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, प्रदूषण में कमी और जैव विविधता के संरक्षण शामिल हैं। यह परियोजना भारतीय सरकार की गंगा नदी की स्वच्छता और पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति गंभीरता को दर्शाती है और इससे जुड़े प्रयास स्थानीय समुदायों और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यूपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से यह परियोजना गंगा नदी की संरक्षण रणनीतियों और जलवायु नीति के भाग के रूप में महत्वपूर्ण है। नई स्वास्थ्य बीमा योजना का लॉन्च। द 8 of August 2024 8 अगस्त 2024 को केंद्रीय सरकार ने एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और मध्य वर्गीय परिवारों को सस्ती स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करना है। यह योजना चिकित्सा सेवाओं की पहुंच को सुधारने और स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले व्यक्तिगत खर्चों को कम करने में मददगार साबित होगी।
नई स्वास्थ्य बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं। कवरेज की सीमा। योजना के तहत बीमा धारकों को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में विस्तृत कवरेज प्रदान किया जाएगा। इसमें प्रमुख चिकित्सा सेवाएं, सर्जरी और दवाइयां शामिल होंगी। लाभार्थी वर्ग। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, गरीब और निम्न मध्यम वर्ग और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है। इसमें गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों को पंजीकरण और प्रीमियम की सब्सिडी प्राप्त होगी। प्रोसेस और एक्सेस। योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर को सरल और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। विभिन्न सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के साथ साझेदारी की जाएगी ताकि लाभार्थियों को उपचार की बेहतर सुविधा मिल सके। आर्थिक सुरक्षा। बीमा योजना के तहत उपचार के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारी खर्चों का सामना नहीं करना पड़ेगा। योजना का उद्देश्य उच्च चिकित्सा खर्चों के कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करना है। प्रारंभिक स्वास्थ्य बीमा प्रयास। जनवरी 2008 भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना था। मार्च 2018 आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई, जिसमें गरीबों और कमजोर वर्गों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया गया। नई योजना की आवश्यकता। मौजूदा योजनाओं में कुछ समस्याओं और कवरेज की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए नई स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया गया है। इस नई योजना के माध्यम से सरकार ने अर्थव्यवस्था के मध्य वर्गीय और कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार पर प्रभाव। नीति में सुधार। नई योजना से स्वास्थ्य बीमा प्रणाली में सुधार होगा और सरकार की स्वास्थ्य देखभाल नीतियों की व्यापकता बढ़ेगी। लोकप्रियता और समर्थन। इस योजना के माध्यम से सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर और मध्य वर्गीय परिवारों में लोकप्रियता और समर्थन प्राप्त होगा। लाभार्थियों पर प्रभाव। सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं। गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच प्राप्त होगी, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होगा। वित्तीय सुरक्षा। उच्च चिकित्सा खर्चों के कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा और बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार। नियमित और तत्काल उपचार की उपलब्धता से स्वास्थ्य परिणाम बेहतर होंगे और बीमारियों की गंभीरता कम होगी। प्रश्न। 8 अगस्त 2024 को केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित नई स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर। 8 अगस्त 2024 को घोषित नई स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और मध्य वर्गीय परिवारों को सस्ती स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य चिकित्सा सेवाओं की पहुंच में सुधार करना और स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले व्यक्तिगत खर्चों को कम करना है। प्रश्न। नई स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभार्थियों को कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त होंगी? उत्तर। नई स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने, प्रमुख चिकित्सा सेवाएं, सर्जरी और दवाइयां शामिल हैं। इसमें गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों को पंजीकरण और प्रीमियम की सब्सिडी भी मिलेगी। प्रश्न। भारत सरकार की नई स्वास्थ्य बीमा योजना का पूर्ववर्ती प्रयास कौन कौन से थे? उत्तर। भारत सरकार के पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा प्रयासों में जनवरी 2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) और मार्च 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना शामिल है। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना था। प्रश्न। नई स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वित्तीय सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी? उत्तर। नई स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि योजना बीमा धारकों को गंभीर बीमारियों और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे परिवारों को इलाज के लिए भारी खर्चों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी। प्रश्न। नई स्वास्थ्य बीमा योजना का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नई स्वास्थ्य बीमा योजना का समाज पर प्रभाव यह होगा कि गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे स्वास्थ्य में सुधार होगा, वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी और स्वास्थ्य देखभाल पर व्यक्तिगत खर्च कम होंगे। के साथ जारी तनाव को संबोधित करना था। दोनों देशों ने संवाद तंत्र को सशक्त बनाने
और विवादित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। यह वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीमा वार्ता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। पहली सीमा वार्ता 1962। भारत और चीन के बीच पहली महत्वपूर्ण सीमा वार्ता तब हुई थी जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद ने सैन्य संघर्ष का रूप ले लिया था। इस संघर्ष ने दोनों देशों के बीच लंबे समय तक तनाव पैदा किया। सालों में वार्ता 1993। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों ने सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। 2005। सीमा पर विश्वास निर्माण उपायों और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक और समझौता हुआ। 2017। डोकलाम विवाद के दौरान दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया, लेकिन इसके बाद दोनों देशों ने वार्ता और बातचीत के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित किया। हालिया वार्ता 2024। 12 अगस्त 2024 को भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता का एक महत्वपूर्ण दौर आयोजित किया गया, जिसमें तनावपूर्ण क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर चर्चा की गई। हालिया वार्ता के प्रमुख बिंदु। संवाद तंत्र का सशक्तिकरण। दोनों देशों ने संवाद तंत्र को सशक्त करने और नियमित वार्ता की योजना बनाई, जिससे किसी भी तनावपूर्ण स्थिति का त्वरित समाधान किया जा सके। शांति बनाए रखना। विवादित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और दोनों देशों की सेनाओं के बीच असहमति को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की सहमति दी गई। सीमा पर विकास गतिविधियां। दोनों देशों ने सीमा पर किसी भी अवैध निर्माण और विकास गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत पर प्रभाव। सुरक्षा स्थिति में सुधार। सीमा वार्ता के माध्यम से विवादित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने से भारत की सुरक्षा स्थिति में सुधार होगा। इससे सीमा पर तनाव कम होगा और स्थानीय जनसंख्या को सुरक्षा मिलेगी। आंतरिक और बाहरी राजनीति। भारत की आंतरिक राजनीति में सीमा विवाद एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। सफल वार्ता से सरकार को राजनीतिक स्थिरता और जनता के बीच विश्वास प्राप्त होगा। उद्योग और बुनियादी ढांचा। सीमा पर शांति बनाए रखने से भारत को सीमा के निकट विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। दोनों देशों के व्यापार पर प्रभाव। भारत चीन व्यापार संबंध। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध व्यापक हैं। सीमा तनाव की स्थिति में व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। सीमा विवाद को सुलझाने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। वाणिज्यिक सहयोग। सीमा पर शांति और स्थिरता से दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक सहयोग और निवेश में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न। 12 अगस्त 2024 को भारत चीन सीमा वार्ता में क्या प्रमुख बिंदु चर्चा में आए? उत्तर। 12 अगस्त 2024 को भारत चीन सीमा वार्ता में प्रमुख बिंदु थे। संवाद तंत्र को सशक्त करना, विवादित क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और सीमा पर विकास गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। प्रश्न। भारत चीन सीमा वार्ता का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? उत्तर। भारत चीन सीमा वार्ता का ऐतिहासिक संदर्भ 1962 के सीमा संघर्ष से शुरू होता है। इसके बाद 1993 और 2005 में शांति और विश्वास निर्माण के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 2017 में डोकलाम विवाद के बावजूद वार्ता जारी रही और हाल ही में 2024 में एक महत्वपूर्ण सीमा वार्ता आयोजित की गई। प्रश्न। भारत पर सीमा वार्ता के क्या प्रभाव हो सकते हैं? उत्तर। सीमा वार्ता के प्रभाव में भारत की सुरक्षा स्थिति में सुधार, आंतरिक और बाहरी राजनीति में स्थिरता और सीमा के निकट विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता शामिल है। प्रश्न। सीमा वार्ता का भारत चीन व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? उत्तर। सीमा वार्ता से भारत चीन व्यापार संबंधों में सुधार हो सकता है, व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक सहयोग और निवेश में वृद्धि हो सकती है। प्रश्न। भारत चीन सीमा वार्ता के संदर्भ में मौजूदा तनाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर। मौजूदा तनाव को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में संवाद तंत्र को सशक्त करना, विवादित क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और सीमा पर अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखना शामिल है। यह सीमा वार्ता भारत चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और दोनों देशों के बीच स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वार्ता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीतियों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ISRO का उपग्रह प्रक्षेपण। अगस्त 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।
यह उपग्रह मौसम पूर्वानुमान और संचार के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है, जो भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उपग्रह की प्रमुख विशेषताएं: मौसम पूर्वानुमान और संचार क्षमताएं। उपग्रह में उच्च रिजोल्यूशन कैमरा और सेंसर लगे हैं, जो मौसम की सटीक भविष्यवाणी और प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना प्रदान करने में मदद करेंगे। इसमें उन्नत संचार उपकरण शामिल हैं, जो दूरदराज के क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को सशक्त बनाएंगे। तकनीकी उन्नति: उपग्रह में नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है, जो अंतरिक्ष में डेटा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की क्षमता को बढ़ाएंगे। इसके द्वारा प्राप्त डेटा का उपयोग कृषि, मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन और संचार सेवाओं में सुधार के लिए किया जाएगा। उपग्रह प्रक्षेपण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उपग्रह प्रक्षेपण में भारत की उपलब्धियां। 1963 भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 2008 चंद्रयान 1 ने भारत को चंद्रमा पर सफलता दिलाई। 2013 मंगलयान मंगल मिशन ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। उपग्रह प्रक्षेपण की वैश्विक स्थिति। अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान और यूरोपीय संघ ने उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमताओं में सफलता प्राप्त की है। उपग्रह प्रक्षेपण की आवश्यकता। मौसम पूर्वानुमान। अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना में सहायक होती है, जिससे मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। संचार की सुदृढ़ता। दूरदराज और अति प्रभावित क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जिससे संचार की सुलभता में सुधार हो। नासा की भूमिका। इस उपग्रह प्रक्षेपण के दौरान नासा से कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं की गई। आईएसआरओ ने पूरी तरह से अपने स्वदेशी संसाधनों और तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करके यह प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया। भारतीय अंतरिक्ष बाजार पर प्रभाव। प्रौद्योगिकी में प्रगति। नए उपग्रह के लॉन्च से भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति होगी और इससे देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को एक नई ऊंचाई मिलेगी। वाणिज्यिक अवसर। उपग्रह प्रक्षेपण की सफलताओं से अंतरिक्ष क्षेत्र में वाणिज्यिक अवसरों में वृद्धि होगी। यह निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करेगा और अंतरिक्ष सेवाओं के लिए वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर प्रभाव। अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की स्थिति। उपग्रह प्रक्षेपण की सफलता से भारत की अंतरिक्ष शक्ति के रूप में वैश्विक प्रतिष्ठा को बल मिलेगा। यह दर्शाता है कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी है और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास में सक्षम है। वैश्विक सहयोग। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलताएं वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करती हैं और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भूमिका को उजागर करती हैं। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न: अगस्त 2024 में आईएसआरओ के द्वारा प्रक्षिप्त किए गए उपग्रह की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उत्तर: अगस्त 2024 में आईएसआरओ द्वारा प्रक्षिप्त किए गए उपग्रह में मौसम पूर्वानुमान और संचार के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल है। इसमें उच्च रिजोल्यूशन कैमरा और सेंसर शामिल हैं, जो मौसम की सटीक भविष्यवाणी और संचार नेटवर्क को सशक्त बनाएंगे। प्रश्न: आईएसआरओ के उपग्रह प्रक्षेपण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? उत्तर: आईएसआरओ ने 1963 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। इसके बाद भारत ने चंद्रयान 1 2008 और मंगलयान 2013 जैसे महत्वपूर्ण मिशन किए। यह उपग्रह प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं की निरंतर प्रगति का संकेत है। प्रश्न: इस उपग्रह प्रक्षेपण की आवश्यकता और लाभ क्या है? उत्तर: इस उपग्रह प्रक्षेपण की आवश्यकता में मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार और दूरदराज क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को सशक्त बनाना शामिल है। इसके लाभों में प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना, बेहतर संचार सेवाएं और प्रौद्योगिकी में प्रगति शामिल है। प्रश्न: इस उपग्रह प्रक्षेपण के दौरान नासा ने कोई सहायता प्रदान की थी? उत्तर: इस उपग्रह प्रक्षेपण के दौरान नासा से कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं की गई। आईएसआरओ ने पूरी तरह से अपने स्वदेशी संसाधनों और तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करके इसे सफलतापूर्वक प्रक्षिप्त किया। प्रश्न: आईएसआरओ के उपग्रह प्रक्षेपण के भारतीय अंतरिक्ष बाजार और वैश्विक प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? उत्तर: आईएसआरओ के उपग्रह प्रक्षेपण से भारतीय अंतरिक्ष बाजार में प्रौद्योगिकी में प्रगति और वाणिज्यिक अवसरों में वृद्धि होगी। यह भारत की वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भूमिका को सशक्त करेगा। उपग्रह प्रक्षेपण आईएसआरओ की प्रौद्योगिकी में
उत्कृष्टता और भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के निरंतर विकास का प्रमाण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह विषय अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को समझने में सहायक होगा।